हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी लोगों का। तो ये सीए फाउंडेशन में हम लोग अब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा रिवीजन जो है वो लगा चुके हैं। और बच्चे लोगों, जून अटेम्प्ट के लिए आज हम लोग करने वाले हैं सोगा का क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन। यानी कि आज हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है खास करके जो प्रैक्टिकल टाइप के केस स्टडीज क्वेश्चन है उन पर हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। जिन लोगों को डिटेल रिवीजन देखना है, पूरे सोगा का सेक्शन वाइज चैप्टर वाइज रिवीजन देखना है, तो मैं आप लोगों के लिए लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां जाकर के आप पूरा सोगा का जो रिवीजन वीडियोस है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे, तो आप वहां से उन सारी चीजों को देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों सोगा का क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन। देखिएगा मेरे साथ में, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके के क्वेश्चंस वहां पे हमसे क्वेरी किए जाते हैं, तो देखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करीब आई थिंक 19-20 क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां से कवर हो जाए। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, Messrs. Woodworth and Associates, a firm dealing with the wholesale and retail buying and selling of various kinds of wooden log, customized as per the requirement of the customer। और तीन तरह की वुड के अंदर वो लोग डील करते हैं। एक रोजवुड हो गया, दूसरा मैंगो वुड हो गया, टीक वुड हो गया और बर्मा वुड हो गया। Mr. Das, a customer came to the shop and asked for wooden log measuring 4 inches broad and 8 feet long as required by the carpenter। तो जो इनकी रिक्वायरमेंट थी इन्होंने वो डिस्क्राइब कर दी है। Mr. Das specifically mentioned that the required wood which would be best suited for the purpose of making wooden door and window frames। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई मुझे इसके लिए जो भी सबसे बेस्ट वुड होता है वो प्रोवाइड करना, डोर्स के लिए और साथ में विंडोज के लिए भी। Then उसके बाद में the shop owner agreed and arranged the wooden pieces cut into as per the buyer requirement। तो जैसा उन्होंने वो रिक्वायरमेंट मांगा था, 4 इंचेस इनको चाहिए था और 8 फीट लॉन्ग चाहिए था, वैसे उसने कट कर दिया। The carpenter visited Mr. Das house। नेक्स्ट डे पे कारपेंटर आया and he found that the seller has supplied mango tree wood, जो कि मोस्ट अनसुटेबल होती है दिस पर्पस के लिए। मैंगो ट्री जो है उसकी वुड इसके काम में आती नहीं है भाई, मोस्ट अनसुटेबल है। कारपेंटर ने मिस्टर दास को बोला रिटर्न द वुड लॉग, इसको वापस किया जाए एज इट वुड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। अभी शॉप के ऊपर मिस्टर दास वापस से गए और इट वहां पे शॉप ओनर ने उनको एक्सेप्ट करने से, रिटर्न एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ऑन द प्ले दैट उसने क्या आर्ग्यू किया, क्या उसने लॉजिक दिया इस चीज का, ठीक है। उसने कहा कि लॉक्स वर्थ कट टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ मिस्टर दास की भी आपने जैसा बोला था मैंने वैसे कट कर दिया, और अब ये कट वाला जो चीज है वो किसी और को सोल्ड नहीं होगा, ऐसा उसने कहा। तो आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ द बायर एज वेल एज द सेलर अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ केवी डेम्पटर के हिसाब से बताओ दोनों का क्या ड्यूटी बनता है, और वेदर मिस्टर दास वुड बी एबल टू गेट द मनी बैक, या उनको उनका पैसा वापस मिलेगा या उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विंग होगी, अपने को पूछा गया। तो अब बच्चे लोगों, आप जब इसका आंसर ड्राफ्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले नंबर पे तो यहां पे लिख देना चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपको बायर और सेलर का ड्यूटी बताना है अकॉर्डिंग केवी डेम्पटर। तो आप उसको केवी डेम्पटर को पूरा समझाओगे कि भाई बायर भी अवेयर होता है, वो अपने को अच्छी तरह से पता है, जहां पे बायर हैव टू लुक आफ्टर द गुड्स बिफोर परचेजिंग, ठीक है। लेकिन अगर सेलर की स्पेसिफिक आइडिया पे अपन ने भरोसा कर लिया है तो फिर सेलर का ड्यूटी बनता है कि उसको गुड्स उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। तो वो सब चीजें अपने को यहाँ पे लिख देनी है। अब जो मेन चीज पूछी गई कि भाई ये पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, इस सब के लिए बच्चे लोगों क्या कहा गया है देखिएगा। मिस्टर दास ने मेंशन कर दिया था चीजों को। अब फाइनल आंसर जब अपन ऐसे क्वेश्चन का जब भी ड्राफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या कहता है बच्चे लोगों, मिस्टर दास इज एंटाइटल्ड टू गेट द मनी बैक, है ना। जब आप गुड्स को डिस्क्राइब कर देते हैं तो यहां सेलर का ड्यूटी बनता है कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए और उसके हिसाब से आपको गुड्स का सप्लाई होगा। तो मिस्टर दास इज एंटाइटल्ड टू गेट द मनी बैक, या फिर उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल गुड्स मिलेंगे। इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू सप्लाई सच गुड्स जो रीजनेबली फिट हो फॉर द पर्पज मेंशन बाय द बायर। तो अब कई बार इसमें हम लोग मर्चेंटेबल क्वालिटी वाले गुड्स भी लिखते हैं, ठीक है। जहां पे अपन ने पढ़ा है कि भाई जहां बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया था, तो इट्स ड्यूटी ऑफ सेलर टू सप्लाई गुड्स। कई लोग इसमें डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट भी लिख देते कि सर बायर ने गुड डिस्क्राइब किए थे, उसके अकॉर्डिंग गुड्स का सप्लाई होना चाहिए। तो ठीक है, नॉर्मली सेलर डिस्क्राइब करता है और उसके हिसाब से गुड्स होने चाहिए, तो मिक्स करके आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन मेनली आंसर अपना सेक्शन 16 के हिसाब से जा रहा है यहाँ पे कि इट इज ड्यूटी ऑफ सेलर टू सप्लाई गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर, क्योंकि बायर ने यहाँ पे अपना रिक्वायरमेंट बता दिया था और ये केवी डेम्पटर का एक्सेप्शन भी है।
ठीक है, कि जहां सेलर की डिजायर पे भरोसा किया जाता है वहां पे केवल एम्प्टर नहीं लगेगा, तो वो प्रोविजन अपने को इसके आंसर में लिखना चाहिए। ठीक है, बराबर, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो फोकस करके जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ए कंसल्ट बाय ए मोटर कार डीलर फॉर ए कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा, जो बहुत स्टार्टिंग बेस पे आप लोग पढ़ते हो ब्रीच ऑफ कंडीशन का। टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट, अपना पर्पस बता दिया। Y suggests Sandro and X accordingly buys it from Y और car turns out to be unfit for the touring purpose के लिए सही नहीं दी, तो X के पास में रेमेडी क्या अवेलेबल रहेगी बच्चों? इट इज अ मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। कंडीशन उसने बताया था, जो आपने पूरा नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो पहला सेक्शन 12 में कंडीशन का डेफिनेशन आप लोगों को लिख देना चाहिए यहाँ पे। और इन द इंस्टेंट केस द टर्म दैट द कार शुड बी सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस इज अ कंडीशन। और जब ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो उसके पास में राइट है कि गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, एज वेल एज अपना पूरा प्राइस रिफंड ले सकता है। तो ये आप लोग को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। बराबर, क्लियर मैटर है, बहुत ईजी क्वेश्चन। नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। सर्टेन गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल, क्लियर बोल दिया, ए टू बी, who is turn sold the same goods by sample to C, ठीक है, and C by sample sold the goods to D। D तक गुड्स हमारे पहुंच गए हैं। अब आगे बोला है तो गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, लेकिन गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे। Therefore D who found the deviation of the goods from the sample, उसने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया और उसने C को नोटिस दिया कि भाई तूने गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं बेचे। नाउ C जो है वो B पर केस कर देता है और B जो है वो A पर केस कर देता है। तो आपको एडवाइस करना है B और C को, क्या वो ऐसा कर सकते हैं। देखो D के पास तो राइट अपने को दिख ही रहे हैं कि D C को सूट फाइल कर सकता है, लेकिन क्या C B पर और B A पर केस कर सकता है क्या? उसके लिए हमारा सेक्शन क्या कहता है बच्चे लोगों को देखना। इन द इंस्टेंट केस D who notice the deviation of the goods from the sample can reject the goods and treat is a breach of implied condition as to sample। बहुत क्लियर मैटर हो गया अपना, बराबर, क्योंकि लॉ के हिसाब से जो भी आपने सैंपल दिखाया वो कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए एक्चुअल क्वालिटी के बेस के ऊपर, ये अपने को ध्यान में रखना है। एंड द बायर शुड बी गिवन अ रीजनेबल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। अब बढ़िया चीज को समझना बच्चे लोगों, सी जो है वो यहाँ पे बी से सिर्फ डैमेजेस रिकवर कर पाएगा, बिकॉज ब्रीच ऑफ कंडीशन का चांस आपके पास से गया। अब आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरह से कि जहां पे भी इस तरह का कोई भी कंडीशन हमारा ब्रेक हुआ, लेकिन कई बार वो कंडीशन ब्रेक जो है वो वारंटी ब्रेक मान लिया जाता है या कंडीशन ब्रीच आपके हाथ से निकल जाता है जब भी आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। समझ रहे हैं, व्हेन कंडीशन ब्रीच ट्रीटेड एज अ वारंटी ब्रीच, जहां पे गुड्स का अब आपने आगे उसको रीसेल करने का मतलब क्या हुआ, आपने आगे रीसेल किया, इट मींस आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी गुड्स तो कैंसिल नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो वेयर सी कैन रिकवर ओनली डैमेजेस फ्रॉम बी, और बी भी जो है वो ओनली ए से डैमेजेस रिकवर कर पाएगा, लेकिन गुड्स रिटर्न करने की जो बात होगी वो सिर्फ डी कर सकता है, बिकॉज डी के पास में राइट थे। बी ने जैसे ही गुड्स वो आगे सी को दिए बच्चे लोगों, डी के राइट्स वहां पे खत्म हो गए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के। और जब सी ने डी को ट्रांसफर किए तो सी के राइट्स भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के खत्म हो गए, तो आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, क्लियर बोल दिया यहां पे, फॉर सी एंड बी इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन टू सैंपल, बिकॉज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को आगे सेल करके, इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं मिलेगा, सिर्फ डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो। ये आप लोग को इधर आंसर में ध्यान में रखना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन के अंदर भी। चलिए बच्चे लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, Mrs. Neeta went to the local rice and wheat wholesale shop and asked 100 kg of basmati rice। बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से कई बार क्वेरी हो जाता है। The shopkeeper quoted the price of the same at 125 per kg के हिसाब से उसने रेट बताया, जिस पर मिसेज नीता एग्री कर गई। Now Mrs. Neeta insisted that she would like to see the sample of what will be provided to her by the shopkeeper। कि मुझे सैंपल देख रहा है before she agreed upon such purchase। शॉपकीपर ने उनको एक बाउल दिखा दिया राइस का, और द सैंपल एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द एंटायर लॉट, बिल्कुल लॉट के हिसाब से सैंपल भी था। बायर जो है मिसेज नीता एग्जामिन द सैंपल कैजुअली, उन्होंने बहुत कैजुअली उसको देखा, विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट, उसमें उनको ये नहीं पता लगा कि दो द सैंपल वाज दैट ऑफ बासमती राइस, वो सैंपल बासमती का ही था जो उन्होंने मांगे थे, बट इट कंटेन्ड अ मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स, उसमें छोटे और बड़े चावल मिक्स थे। अब जैसे ही वो लेके चले गए, कुक ने बैग ओपन किया, कंप्लेन किया उसने कि डिश अगर उससे बनाया विद द राइस वुड नॉट टेस्ट द सेम एज द क्वालिटी ऑफ राइस वाज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिश। क्योंकि हमको बासमती राइस जो मेन वाले थे, जो कह सकते हैं लॉन्ग ग्रेन वाले हो सकता है इनको चाहिए हो, जबकि ये तो मिक्स थे। नाउ मिसेज नीता वांट टू फाइल सूट ऑफ फ्रॉड अगेंस्ट द सेलर। अब बच्चे लोगों को यहाँ पे इंडियन, वैसे तो सोगा का क्वेश्चन है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या कहते हैं, ये फ्रॉड है क्या, ये आपको देखना चाहिए था लेने से पहले।
नाउ मिसेस नीता वांट्स टू फाइल ए सूट ऑफ फ्रॉड, द सेलर ब्लेमिंग दैट उसने मिक्स कर दिया गुड्स को, और चीप क्वालिटी राइस मिक्स कर दिए, क्या वो सक्सेसफुल होगी आपसे पूछा गया। और आपसे पूछा गया डिसाइड द फेट ऑफ द केस, बताइए इस केस के अंदर और बायर के पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल एज पर द प्रोविजन ऑफ सोगा, और व्हाट वुड बी योर आंसर अगर मिसेस नीता ने स्पेसिफाई किया होता एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ राइस। यहाँ उन्होंने लेंथ नहीं बोली थी, अगर वो लेंथ बोल देती तो इस क्वेश्चन के आंसर में क्या चेंज होता बच्चे लोगों। तो एज पर सेक्शन 17 सेल बाय सैंपल दिख ही रहा है, तो इंप्लाइड कंडीशन है कि बल्क जो है वो सैंपल के हिसाब से होना चाहिए। फर्स्ट के आंसर पे अगर बात करूं तो मिसेस नीता विल नॉट बी सक्सेसफुल, कि भाई तुमको जब कटोरा पकड़ा दिया था हाथ के अंदर तुमको देखना चाहिए था, बराबर। तो एग्जैक्टली जो गुड्स लॉट से मैच कर रहा था और वही होना भी चाहिए, तो ये फैक्ट आपने ध्यान नहीं दिया तो मिसेस नीता का ही गलती है, तो इधर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट उसको मिलने वाला नहीं है, और इस वजह से बायर को यहां पे ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं मिलेगा। द बायर डज नॉट हैव एनी ऑप्शन अवेलेबल भाई कि हम तुमको कोई रेमेडी दिलवा दे, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर उन्होंने लेंथ के बारे में बता दिया होता, इन केस मिसेस नीता स्पेसिफाई और एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज टू लेंथ ऑफ राइस, तो फिर इंप्लाइड कंडीशन हो जाती कि गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, फिर वो चावल देखने वाला झंझट तो खत्म। आपने डिस्क्राइब कर दिया, गुड्स का लेंथ बता दिया, तो अब सामने वाले की ड्यूटी बनेगा कि लेंथ के हिसाब से होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो इस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों। भले ही उन्होंने बाउल में देखा भी हो, उसके बावजूद भी अब वो कोई वहां इंची टेप लेके नापने तो बैठी नहीं कि क्या ग्रेन का साइज दिया आपने, तो इस वजह से यहाँ पे सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा बच्चों, सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। बात समझ आ गई आप लोगों को, मेरा बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये बात आप लोग को समझ जरूर आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मिसेस प्रीति ओन अ मोटर कार विच शी हैंडेड ओवर टू मिस्टर जोशी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर दिया। आफ्टर वीक मिस्टर जोशी प्लेज द मोटर कार। देखो प्रीति के पास एक कार है जो उसने जोशी को दिया सेल ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस के ऊपर, आई थिंक सेक्शन 24 लगता है ना। आफ्टर वीक जोशी प्लेज द मोटर कार, उसने आगे मोटर कार प्लेज कर दिया। किसको प्लेज कर दिया भाई? मिस्टर गणेश को, गिरवी रख दिया। नाउ मिसेस प्रीति क्लेम बैक द मोटर कार फ्रॉम मिस्टर गणेश। गणेश को ये ला भाई, इसने जो प्लेज रख दिया वो तो गाड़ी मेरी है, क्या वो सक्सीड होगी? तो रेफरिंग टू द प्रोविजन आपको बताना है कि भी क्या राइट्स अवेलेबल है प्रीति के पास में। तो बच्चों सबसे पहले तो तुमको सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को अच्छी तरह से समझा देना है। मे बी डिफाइंड सेल, जहां पे बायर मे रिटर्न द गुड्स विद इन रीजनेबल टाइम, और गुड्स अगर डू नॉट सर्विस पर्पस तो वो वापस कर देगा रिटर्न बेसिस के ऊपर। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हम मान लेते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर टू द बायर, जैसे बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया या ट्रांजेक्शन को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कैसे कर सकते हो कि जहां पे गुड्स किसी को आगे सेल कर दिए या प्लेज पर रख दिए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? चेक करते हैं अभी, बराबर। वेयर द बायर फेल्स टू रिटर्न द गुड्स विद इन फिक्स और रीजनेबल टाइम। तो नाउ यहां पे मिस्टर जोशी हु हैड टेकन डिलीवरी ऑफ कार ऑन सेल और अप्रूवल रिटर्न बेसिस, और प्लेज कर दिया उन्होंने मिस्टर गणेश को, विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। जो सेकंड पॉइंट अपना था ना कि आपने ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर लिया, किसी और को सेल किया, प्लेज पर रख दिया, तो वही माना जाएगा आपने ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर लिया। देयरफॉर द प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर जोशी को ट्रांसफर हो गई उसी वक्त, क्योंकि आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया एक तरह से बराबर से, और जो गणेश जिसके पास गया उसके पास गुड्स का राइट जाएगा। नाउ इन दिस सिचुएशन मिसेस प्रीति कैनॉट क्लेम बैक द मोटर कार फ्रॉम गणेश। मोटर कार तो गई आपकी, दिया ही आपने अप्रूवल बेसिस पे था, बेचने के लिए दिया था, बट शी कैन क्लेम द प्राइस ऑफ द मोटर कार फ्रॉम मिस्टर जोशी ओनली। मिस्टर जोशी से आप कार का पैसा डिमांड कर सकते हो, माल बिक गया आपका तो कार का पैसा तो डिमांड करोगे ना भाई, वो आप कर सकते हो। ये राइट्स यहाँ पे मिलने वाले जो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर, नो टेंशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, जे द ओनर ऑफ ए कार वांट्स टू सेल हिज कार, फॉर दिस पर्पस ही हैंडेड ओवर द कार टू पी हम मर्केंटाइल एजेंट। बच्चों बहुत फेमस क्वेश्चन अपना याद करो, कौन सा? नेमोडेट कॉट नॉन हैबिट का पहला एक्सेप्शन अपना यही है। जे एक ओनर है, उसने कार अपने एजेंट को दिया और एजेंट को बोला 50,000 से कम में मत सेल करना। कितना बार तुमको क्वेश्चन रहा है क्लास के अंदर। फिर एजेंट बोलता, एजेंट क्या करता है 40,000 के अंदर सेल कर देता है एक को जिसने गुड फेथ के अंदर, और उसको कुछ पता नहीं कि भी 40,000 में नहीं बेच सकता था वो, उसने खरीद लिया। नाउ ये जो पी बदमाश है अपना एजेंट, इसने पैसा भी मिस एप्रोप्रिएट कर लिया, वो 40,000 में बेचा, वो भी लेके गायब हो गया। जे क्या करता है, ए पर केस कर देता है कि कार की रिकवरी के लिए क्या वो सक्सेसफुल होगा? क्या भाई नहीं होने वाला है, आप लोग को पता है बहुत अच्छी तरह से, बिकॉज मर्केंटाइल नो वन कैन ट्रांसफर बैटर टाइटल एज हिमसेल्फ एज। लेकिन सेक्शन 27 का प्रोविजो बायर ऑफ द गुड्स फ्रॉम अ मर्केंटाइल एजेंट, जिसके पास भले ऑथोरिटी नहीं थी 40 में बेचने की, लेकिन अगर बेच दिया तो भी उसको ओनरशिप का ट्रांसफर होगा, एक हो जाएगा। आप कंडीशंस लिखनी है एग्जाम के अंदर। पहला कंडीशन, गुड्स एजेंट के पास में ओनर की कंसेंट से थे, उसको सेल करने का राइट था।
बायर ने बेचारे ने गुड फेथ के अंदर परचेस किया और उसको नहीं पता था कि एजेंट को ये इस अमाउंट में सेल करने का राइट नहीं है, तो इस केस के अंदर पी द एजेंट हु इज इन पोजीशन ऑफ द कार विद जेस कंसेंट ए को उसने बेच दिया, ए के पास में बच्चों ओनरशिप चली जाएगी और जे इन दिस केस कैन नॉट रिकवर द कार फ्रॉम ए। आप एजेंट के अगेंस्ट में कंप्लेन करो, भाग गया तो उसको पकड़ो और अपना पैसा रिकवर करो, लेकिन ओनरशिप तो यहाँ पे ए को ट्रांसफर हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Mr. S agreed to purchase 100 balls of cotton from B out of his large stock and send his men to take delivery of the goods. They could pack only 60 ball. Uncertain goods का कोई क्वेश्चन हो सकता है ये। Later on, और ओनरशिप ट्रांसफर का भी है। Later on there was an accidental fire and the entire stock was destroyed. 60 बॉल पैक कर दिया था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन बच्चों 60 बॉल का ओनरशिप तो एस के पास आ गया। हमने क्या पढ़ा, अनसर्टेन गुड्स को जब आप पैकेजिंग कर लेते हो और बायर को इन्फॉर्म कर देते हो, बायर का तो बंदा खुद ही वहां आया हुआ बैठा है ना, तो जब बायर का बंदा वहां पे है तो इसका मतलब ओनरशिप तो गई उसी वक्त। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सोगा, आपको बताना है कि लॉस कौन बियर करेगा। भाई 100 का है तो क्या लगता है आपको 60 का एस बियर कर ले और 40 का तो वी को करना पड़ेगा जो ओनर है। क्या कहते हो, देखें पर आंसर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ सोगा, if the goods are not in deliverable state and the contract is for the sale of specific goods। अब ये आंसर बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसका आंसर और भी है लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, तो ये आप आंसर एग्जाम में भी फॉलो करेंगे। नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स का अगर हो जाए तो प्रॉपर्टी उस वक्त तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक सेलर उनको डिलीवरेबल स्टेट में लेके नहीं आ जाए और साथ में बायर को इन्फॉर्म नहीं कर दे, बायर को नॉलेज नहीं दे दे, है ना। तो सम टाइम द सेलर इज रिक्वायर्ड टू डू सर्टेन एक्ट गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, जैसे पैकेजिंग करना, कंटेनर के अंदर डालना, ये सब काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे इसने कर दिया है। तो उस वक्त तक जब तक ये नहीं हो जाए तब तक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक बायर को पता नहीं लग जाए। अब इन दिस केस 60 बॉल ऑलरेडी पैक है, सो बायर एस विल बी रेस्पॉन्सिबल टू बियर द लॉस, और जो बचे हुए 40 है उनका सेलर भी बियर करेगा, ये मैंने आपको कह ही दिया, क्योंकि बायर का पर्सन वही है, तो इट मींस बायर को नॉलेज में भी आ चुकी है, उसके एजेंट को नॉलेज में आया, उसको नॉलेज आया, एक ही बात है। तो 60 का ओनरशिप गया, उसका तो बायर बियर करेगा और रिमेनिंग जो 40 है उसका सेलर लॉस बियर करेगा, ये अपने को आंसर में ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगेन नेमोरेट का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। ABC were joint owner of a truck and the possession of the said truck was with B। joint owner है, पोजीशन B के पास है, X ने ये B से परचेस कर लिया ट्रक, लेकिन उसको इस बारे में पता ही नहीं है कि A और C were also the owner of the truck। अब हमारा एक्सेप्शन ये 28 वाला सेक्शन हो गया बच्चों, नेमो डेट का सेकंड एक्सेप्शन। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर, जॉइंट ओनर्स ऑफ द गुड्स, कोई भी एक ओनर जो बाकियों की कंसर्न से अपने पास गुड्स को रखे हुए है, अगर सेल कर देता है, खरीदने वाले ने गुड फेथ में परचेस कर लिया तो ओनरशिप गया। तो आपको बताना है कि क्या ये सेल वैलिड होगी, या 100% वैलिड होगा। भाई कंडीशन क्या होनी चाहिए, वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर हैज द सोल पोजीशन, बिल्कुल है, ये बाकियों की कंसेंट से है, बिल्कुल है, बाकी दो की कंसेंट से उसने अपने पास रखा हुआ है बी ने, बराबर से, और बायर ने उनको गुड फेथ में परचेस किया और उसको उस वक्त नहीं पता था ये अकेला ओनर नहीं है और उसको सेल करने का राइट नहीं है। तो बहुत सिंपल हो गया अबव केस के हिसाब से, बिल्कुल X विदाउट नोइंग द फैक्ट परचेज द कार, द सेल बिटवीन B एंड X इज परफेक्टली वैलिड। भाई एब्सोल्युटली वैलिड जाने वाली बच्चों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके आता हूं आपको। 9th नंबर कहता है द बायर टुक डिलीवरी ऑफ 20 बॉल्स ऑफ द सेलर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। 20 टेबल्स जो है वो रिसीव किया है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के ऊपर, लेकिन उनको एग्जामिन नहीं किया उसने। सब्सिक्वेंटली उसने 5 टेबल अपने कस्टमर को बेच दिया आगे। द कस्टमर लॉज अ कंप्लेन ऑफ सम डिफेक्ट इन द टेबल, उन्होंने फटाफट से बोला अरे तुम्हारा टेबल में डिफेक्ट है। द बायर सॉट टू रिटर्न टेबल्स टू द सेलर, अब वो रिटर्न करना चाहता है भाई। वॉज द बायर एंटाइटल्ड टू रिटर्न द टेबल टू द सेलर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स है। क्या कहते हो बच्चों, 20 टेबल दी गई थी जो बायर ने सेल ऑन रिटर्न बेसिस के ऊपर थी और उसने उनको बिना एग्जामिन ले लिया। उसमें से 20 टेबल्स, आउट ऑफ दीज 20 टेबल उसने 5 आगे किसी को सेल किया, तो इट मींस बच्चे लोगों 5 आगे, अपने वही क्वेश्चन जो अभी किया था सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग, आगे सेल करने का मतलब 5 पर आपने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो वो तो आप रिटर्न नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं और बाकी टेबल आप रिटर्न कर सकते हो। तो व्हेन द बायर रिसीव द कंप्लेंट फ्रॉम डिफेक्ट इन द टेबल, ही वांटेड टू रिटर्न ऑल द टेबल, नहीं कर सकते। हाँ 15 टेबल आप रिटर्न कर सकते हो अभी भी सेलर को, बट नॉट दोस 5 टेबल्स जो आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो, बराबर।
दीज टेबल आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय हिम, सो बायर ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट, अच्छा आपने जैसी डिमांड की थी अगर वैसी नहीं हो, हालांकि यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो आप डैमेजेस भी रिकवर नहीं कर पाओगे। नहीं तो अपना जो पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था ना, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो सैंपल के अकॉर्डिंग सेलिंग थी, तो आप खाली डैमेजेस तो रिकवर कर ही सकते हो, देखिए सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली 5 के लिए तो हमारा ये जो बायर है वही रेस्पॉन्सिबल रहेगा, 15 वो वापस से रिटर्न कर सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। 5 भी क्यों, क्योंकि आगे आपने सेल कर दिया, मतलब आपने एक्सेप्टेंस दे दी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम सेल 200 बॉल ऑफ क्लॉथ टू श्याम और 100 बॉल बाय लॉरी और 100 बॉल बाय रेलवे। उसने दो तरीके से 100 बॉल्स भेज दिए। श्याम रिसीव डिलीवरी ऑफ 100 बॉल सेंड बाय लॉरी, 100 तो उसको रिसीव हो गई, बट बाकी की जो रिसीव होती है रेलवे के थ्रू, ही बिकम बैंकक्रप्ट, वो बैंकक्रप्ट हो गया भाई, 100 मिल गई, बाकी की 100 के लिए हो गया। तो क्या राम मतलब कौन हो गया, अपना सेलर हुआ ना, यस, वो अभी भी रिमेनिंग जो अभी 100 रास्ते में उन पे ट्रांजिट यूज कर सकता है क्या, मतलब गुड्स का पार्ट डिलीवरी हो गया है तो रिमेनिंग पार्ट पर हम लोग स्टॉपेज एंड ट्रांजिट यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बच्चों, ये क्वेश्चन यहां से जाने वाला है। तो द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेक्शन 50 डीलिंग विद द राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट अवेलेबल टू एन अनपेड सेलर, अप्लाइंग द प्रोविजन टू द गिवन केस राम बीइंग स्टिल अनपेड, भी अनपेड है ना भाई, और स्टॉपेज एंड ट्रांजिट है, सामने वाला दिवालिया हो गया है, तो बिल्कुल 100 बॉल जो है उसको ट्रांजिट के अंदर है, कैन स्टॉप द 100 बॉल, बिल्कुल वो रोक सकता है बच्चे लोगों, जो रास्ते के अंदर है उनको रोक सकता है। 100 तो उसको मिल गई, वो तो चलो ठीक है, लेकिन रिमेनिंग 100 पे स्टॉपेज एंड ट्रांजिट यूज हो सकता है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। 11 क्या कहता है बच्चों, अपना फेमस क्वेश्चन है, सूरज सोल्ड इज कार टू सोहन 75,000, आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फैक्शन सोहन ने 25,000 पे कर दिया और टुक पोजीशन ऑफ द कार का पोजीशन ले लिया और प्रॉमिस किया कि बाकी का पैसा वो 1 महीने में देगा। Later on, Sohan refused to give the remaining amount on the ground that car was not in good condition, कि भाई कार अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो सूरज को बताओ, सेलर को बेचारे को क्या रेमेडी मिलेगी, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, 61 भी लग रहा है इसके अंदर, वेयर द बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू पे द गुड्स, तो सेलर उसके अगेंस्ट में प्राइस का केस करेगा ही करेगा बच्चों, क्योंकि आपने 25,000 एडवांस दे दिए, आपने पोजीशन ले लिया, ओनरशिप का ट्रांसफर तो हो गया, अब हम अनपेड सेलर है, अब चूंकि गुड्स के अगेंस्ट में राइट्स नहीं है तो हम बायर के ऊपर प्राइस का केस करेंगे, है ना, और प्राइस के साथ साथ में इंटरेस्ट का केस भी अपन करेंगे ही करेंगे, वो तो अपने को ध्यान में रखना है। तो बात तो सर इस लाइन का कोई मतलब निकलेगा क्या कि कार वॉज नॉट इन गुड कंडीशन, तो भाई तुमने कार लेते वक्त देखना चाहिए था, पैसा भी पे कर दिया, आप मना कर रहे हो कि गुड कंडीशन के अंदर नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। तो प्राइस के लिए अपन उसके ऊपर केस करने ही वाले हैं, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, J sold a machine to K. K give a check for the payment. The check was dishonor हो गया, but J handed over a delivery order to K. Okay. J ने एक मशीन K को बेची है, चेक डिसऑनर हो गया है, लेकिन उसको डिलीवरी ऑर्डर वो K को दे चुका है, बायर को दे चुका है। K ने उन गुड्स को आगे R को सोल्ड कर दिया ऑन डिलीवरी ऑर्डर के बेसिस पे। याद करिए अपन ने पढ़ा था, ये अनपेड सेलर के राइट्स कई बार हाथ से चले जाते हैं, जब आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी को दे दिया और उसने आगे किसी को बेच दिया हो बराबर से, तो क्या कहते हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, देखते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है कि नहीं है। तो जे वांटेड टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन ऑन द गुड्स, वो चाहता है कि मैं राइट ऑफ लियन यूज करूंगा, तो क्या वो ऐसा कर सकता है। इन द गिवन केस जे हैड सोल्ड द मशीन टू के और के गेव अ चेक फॉर द पेमेंट बट द चेक वाज डिसऑनर, इसका मतलब जे हमारा अनपेड सेलर है, सो ही इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन, लियन यूज कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53(1) हिज राइट ऑफ लियन इज डिफीटेड। क्यों बच्चों, डिफीट क्यों खा गया, ही हैज गिवन द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डिलीवरी नोट जो है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की कैटेगरी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, बराबर से, तो बिल्कुल आएगा। एंड द बायर हैज मेड अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ही हैज गिवन द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब बच्चों सबसे बड़ी चीज ये होगी, अपन ने पढ़ा कि ये राइट आपका डिफीट कब होता है, जब आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी को ट्रांसफर कर दिया बायर को, और बायर ने वो आगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू सेल कर दिया हो, है ना, तो क्लियर सेक्शन 53 के अंदर ये लिखा हुआ है। तो यहां पे क्या होगा, जे के बेचारे के राइट चले गए कि उसने के को बेचा और के ने आगे उसको सेल कर दिया आर को, तो यहां पे आर जिसने परचेस किया वो के से मशीनरी का डिमांड करेगा ही करेगा कि भाई लाओ मेरा मशीन का डिलीवरी मुझे दे दो, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो जे को डिलीवरी देना पड़ेगा, तो सर उसका तो नुकसान हो गया, तो भाई बायर के अगेंस्ट में आप केस करो, ये अपने को ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, A who is an agent of a buyer has obtained the goods from the railway authorities, बराबर, and loaded the goods on his truck. बायर का एजेंट है, गुड्स रेलवे से आगे ट्रक में रख दिए।
इन द मीन टाइम अभी पता लगता है रेलवे ऑथोरिटीज रिसीव ए नोटिस फ्रॉम बी, जो सेलर है, स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट एज द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। बच्चों समझना, बायर का एजेंट स्टेशन पे पहुंच गया, गुड्स उसने लेकर के ट्रक में रख दिए। अब रेलवे को इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो बायर है वो दिवालिया हो गया है, तो इन गुड्स का आप डिलीवरी रोक दो। तो आपको रेफरिंग करके बताना है कि क्या रेलवे अथॉरिटी अभी गुड्स को रोक सकती है, क्या सेलर ने इंस्ट्रक्शन दी है। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट बच्चे लोगों, ये तब यूज होता है जब गुड्स आपके पास से चले गए, आपने को पता है। नाउ सेलर रीगेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, दिस राइट इज अवेलेबल टू द अनपेड सेलर ओनली तब जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए। तो यहां बाकी कंडीशन तो पूरी हो रही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 द रेलवे ऑथोरिटीज। लेकिन प्रॉब्लम क्या, बाकी मतलब इंसॉल्वेंट भी है, सब कुछ है, गुड्स भी रास्ते में है, पार्टेड हो गए, यहां से चले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बच्चों, गुड्स का गुड्स इन ट्रांजिट कब खत्म हो जाता है, जब बायर या उसका एजेंट डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेता है, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म, ट्रांजिट ही खत्म हो गया। The railway authorities cannot stop the goods because the goods are not in transit। भाई ट्रांजिट तो खत्म हो गया, जैसे ही बायर ने गुड्स लिया ट्रांजिट खत्म। A who has loaded the goods on his truck is the agent of the buyer। मतलब रेलवे ऑथोरिटीज ने गुड्स का पोजीशन बायर को दे दिया है, और जैसे ही बायर या उसके एजेंट के पोजीशन में आए, गुड्स इन ट्रांजिट वाला मैटर आपका खत्म हो गया। अब बस बायर के अगेंस्ट जो आपके राइट है आप उनका इस्तेमाल करिए, बाकी सारा मामला यहां से गया। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बात समझ में आया बच्चे लोगों, आगे बढ़ जाएं अपन इसको। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 का, अर्चिका वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप एंड आस्क्ड द शॉपकीपर टू शो द गोल्ड बैंगल्स विद व्हाइट पॉलिश। शॉपकीपर इन्फॉर्म करता है दैट ही हैज गोल्ड बैंगल विद लॉट ऑफ डिजाइन बट नॉट इन व्हाइट पॉलिश, रेदर इफ Archika select goods bangles in his shop, he will arrange white polish on those gold bangle without any extra cost। बात समझ में आया आपको, उसको व्हाइट पॉलिश वाला चाहिए, उन्होंने बोला है नहीं, लेकिन दूसरी चीज है और हम आपको व्हाइट पॉलिश करवा करके दे देंगे। Archika select a set of designer bangle and pay for that, पे कर देती है। The shopkeeper requested Archika to come after 2 days for delivery of those bangles so that white polish can be done on those bangle। ठीक है, when Archika comes after 2 days to take the delivery, she noticed that due to white polishing, the design of bangle has been disturbed। भी वो white polish करने की वजह से उसका डिजाइन डिस्टर्ब हो गया। Now she wants to avoid the contract and ask the shopkeeper to give her money back, but shopkeeper has denied the same। उसने बोला मैं तो तोड़ूंगी भाई कॉन्ट्रैक्ट और आप मेरे गुड्स मुझे वापस करो। State with reason whether Archika can recover the amount, क्या अपना पैसा वापस ले सकती है क्या? Or what would be your answer if shopkeeper says that he can repair those bangle but he will not charge extra cost for the same? तो क्या होगा बच्चे लोगों? तो as per section 4(3) under contract of sale, the property in the goods is transferred from the seller to buyer. The contract is called a sale. But whether the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition, contract is called to agreement to sale। ये इन्होंने यहाँ पे आपको समझाया। ठीक है, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल जब कुछ कंडीशंस वगैरह कुछ होम ओनरशिप से रिलेटेड वो अगर आपने ट्रांसफर कर दिया हो, मतलब वो अगर डिसाइड की हो, तो उनके बाद ही ओनरशिप का ट्रांसफर होगा। अब पहला पॉइंट जो है बच्चों को समझना आपका, इसको on the basis of our provision, the fact given in the question, it can be said that there is an agreement to sell between Archika and shopkeeper, not a sale। सर ऐसा क्यों है? बिकॉज उसने बोला ही क्या था यहाँ पे, ही विल अरेंज व्हाइट पॉलिश ऑन दोज गोल्ड बैंगल विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। अर्चिका सेलेक्ट सेट ऑफ डिजाइनर बैंगल एंड पे फॉर दैट। शॉपकीपर उसको 2 दिन आने को बोलता है ताकि व्हाइट पॉलिश कर दे, लेकिन उस पॉलिश से डिजाइन तो नहीं जाना चाहिए बराबर से। इवन द पेमेंट वॉज मेड, भले ही उसने पेमेंट कर दिया है, लेकिन प्रॉपर्टी ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब बाकी की कंडीशन फिक्स होती है बायर और सेलर के बीच में। तो एज द व्हाइट पॉलिश वॉज डन, लेकिन ओरिजिनल डिजाइन अगर डिस्टर्ब हो गई है, बैंगल्स आर नॉट इन ओरिजिनल पोजीशन, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं रही, सो अर्चिका के पास में राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है बच्चे लोगों, एंड कैन रिकवर द प्राइस पेड, और अपना प्राइस भी वापस से रिकवर कर सकती है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर शॉपकीपर ऑफर करता है कि भी वो बैंगल को रिपेयर करवा के दे देगा और उसकी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेगा, तो इवन ही हैज टू बियर सम चार्जेस, तो ही कैन नॉट चार्ज इट फ्रॉम अर्चिका। वो ठीक है, ये तो इन्होंने बोल दिया कि अगर शॉपकीपर ऑफर करता है तो ठीक है, ऐसा कर सकता है, उसके लिए अर्चिका रेडी होनी चाहिए कि हाँ भाई आप इसको रिपेयर करके दे दो। और एक बार उसने रिपेयरिंग एक्सेप्ट कर ली और फिर उसके हिसाब से गुड्स नहीं बने, तो बच्चे लोगों को फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट हाथ से चला जाएगा। ये भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बच्चे लोगों 15 नंबर पे, जैसे मैंने आपको 18-19 क्वेश्चन अपन लोगों ने लिए हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आप लोग पहुंच गए हैं। 4-5 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस डालेंगे यहाँ जबरदस्त वाली।
तो यहां लिखा है प्रशांत reaches a sweet shop and asks for 1 kg of barfi and the sweet are fresh if the sweets are fresh. सेलर रिप्लाई करता है सर माय ऑल स्वीट आर फ्रेश, सारी मिठाइयां अच्छी हैं ऑफ गुड क्वालिटी. प्रशांत एग्री टू बाय ऑन द कंडीशन दैट फर्स्ट ही टेस्ट 1 पीस ऑफ बर्फी टू चेक द क्वालिटी. तो मैं टेस्ट करूंगा पहले. सेलर गिव हिम 1 पीस ऑफ टेस्ट, उसको 1 पीस देता है टू टेस्ट. प्रशांत ऑन फाइंडिंग द क्वालिटी इज गुड आस्क द सेलर टू पैक. वो कहता है यस सर पैक कर दो सर, बहुत जोरदार है, बढ़िया है, टेस्टी लगी. ऑन रीचिंग द हाउस प्रशांत फाइंड दैट बर्फी इन स्टेट स्टिल नॉट फ्रेश. ओके, वाइल द पीस टेस्टेड वॉज फ्रेश. जो टेस्ट किया था वो तो बहुत बढ़िया था, फ्रेश था, ये तो फर्जी पकड़ा दिया. नाउ प्रशांत वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बर्फी, वापस करना चाह रहा है, रिटर्न करना चाह रहा है. स्टेट कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, क्या कर सकता है? और विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर उसने टेस्ट नहीं किया होता स्वीट को. होलसमनेस भी लगेगा बच्चों, खाने पीने की चीजें. लेकिन पहला पॉइंट इसके अंदर आता है सैंपल बाय सैंपल. तो जो सैंपल आपने दिखाया उसके हिसाब से क्वालिटी होनी चाहिए. अगर सैंपल के हिसाब से क्वालिटी नहीं है गुड्स की तो सेक्शन 15 के हिसाब से उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट है, अपन जानते हैं. तो पहले के अंदर यस ही कैन रिटर्न द गुड्स एंड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसमें सेक्शन 15 लगेगा. अब सेकंड वाला जो पार्ट है बच्चों वो डिस्क्रिप्शन वाला भी इसके अंदर लगा सकते हैं, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट तो है. प्लस चूंकि स्वीट का मैटर है बच्चों तो तुम होलसमनेस भी लगा सकते हो. हालांकि उसने जाते ही डिस्क्राइब कर दिया था फ्रेश होनी चाहिए, लेकिन खाने पीने की चीजों के लिए फ्रेश नहीं भी हो तो भी मतलब ये नहीं भी डिस्क्राइब करो तो भी चीजें आपके खाने लायक तो होनी चाहिए बराबर से. सेल बाय डिस्क्रिप्शन आप चूंकि खाने की चीजें हैं तो आप होलसमनेस भी लगा सकते हैं इसके अंदर. एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स डज नॉट कोरस्पॉन्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन. जो आईसीए ने आंसर लिया वो ये लिया है तो द आंसर विल बी सेम रहेगा. यहां पे भी आप तो हर हाल में दोनों ही केस में रिटर्न करने का राइट तो आपको मिलेगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है. नंबर नेक्स्ट बच्चों, आकाश परचेज टेलीविजन सेट फ्रॉम जेठालाल द ओनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ऑन द कंडीशन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला आ गया, दैट फर्स्ट 3 days ही विल चेक इट्स क्वालिटी और अगर सेटिस्फाई हुआ तो उसका पैसा दे देगा, नहीं तो रिटर्न कर देगा. 3 दिन डिसाइड हुए. सेकंड डे को द टेलीविजन सेट वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आया गया वो. जेठालाल डिमांड द प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट फ्रॉम आकांश. वो आकांश से कहता लाओ मेरा तो पैसा निकालो भाई तुम. वेदर आकांश इज लाइबल टू पे द प्राइस. बच्चों क्या कहते हो? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स है, ओनरशिप का ट्रांसफर ये अर्थक्वेक से हुआ कि नहीं हुआ, क्या कहते हो? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 पहले तो आप लोग को समझा देना है अप्रूवल बेसिस का मैटर है, सिग्निफाई कर दे या कुछ ऐसा काम कर दे जिससे अडॉप्शन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे गुड्स वापस रिटर्न नहीं होंगे, सारी चीजें यहाँ पे बोली है. फर्दर सेक्शन 8 बच्चों, जब कोई स्पेसिफिक गुड्स को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हो और सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और बायर अगर वो पैरिश हो जाते हैं तो दिस सारी सेलर ही बियर करता है, क्योंकि ये अभी तक बायर को ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ है. ऐसा सेम एग्जांपल अपने नोट्स में भी है. तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रोविजन द प्रॉपर्टी इज नॉट पासेस टू द बायर. ठीक है, एज कंडीशन सेक्शन 4 की कोई सेटिस्फाई हुई नहीं है, क्योंकि ये जो गुड डिस्ट्रॉय हुए वो दोनों की ही बगैर गलती के हुए हैं. तो रिस्क अभी तक बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है और एग्रीमेंट अवॉइड हो जाएगा. और जो भी ये बायर एकांश इज नॉट लायबल टू पे द प्राइस, और ये जो लॉस होगा बच्चों सेलर को ही बियर करना पड़ेगा. अपने क्वेश्चन आ रहा है वो 7 days के लिए हॉर्स लेके जाता है और तीसरे दिन ही हॉर्स की विदाउट कोई फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर डेथ हो जाती है तो सेलर ही लॉसेस को बियर करेगा. अपने को ध्यान में रखना है. तो सेम क्वेश्चन लगेगा बच्चों, ध्यान रखोगे. तो सेक्शन 24 वैसे भी एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट है. बाकी सेक्शन नंबर 8 भी अपना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान रख के जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे. रचित अरेंज एन ऑक्शन टू सेल ऑन एंटिक वॉल क्लॉक. ऑक्शन सेल लगा रहा है. मेगा बीइंग वन ऑफ द बिडर गिव हाईएस्ट बिड फॉर अनाउंसिंग द कंप्लीशन ऑफ द सेल. द ऑक्शनियर फॉल द हैमर ऑन द टेबल बट सडनली हैमर ब्रेक एंड डैमेज द वॉच. वॉच टूट जाती है बच्चों. ऐसा क्वेश्चन अपने वो फ्लावर वास्क वाला किया है. मेगा वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. वो कहती है भाई अब तो टूट ही गया तो मेरा थोड़ी है. तो क्या कहते हैं वो, चलो by virtue of the section 64 auction sale wala, the sale is complete when the auctioneer announces completion by fall of hammer or in some other customary manner. हमने पढ़ा हुआ है. In the instant case, Mega give his highest bid in the auction. और जो रचित ने किया था while announcing the, ये तो क्वेश्चन के बारे में समझा दिया, डैमेज हो गई. On the basis of above provision, it can be concluded that the sale by auction cannot be completed जब तक hammer comes to अपनी normal position के अंदर नहीं आ जाता after falling on the table. कि भाई टेबल पे गिरना चाहिए, नॉर्मल पोजीशन वही मानी जाती है. हैमर कम्स टू इन इज नॉर्मल पोजीशन आफ्टर फॉलिंग ऑन द टेबल. कि भाई टेबल पे मारा और देन मारने के बाद आपका ओनरशिप कंप्लीट होगा. इस गिवन केस में सेल कंप्लीट नहीं हुई बच्चों, उसका रीजन देखो. अब क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है आपको.
द ऑक्शनियर फॉल द हैमर ऑन द टेबल बट सडनली हैमर ब्रेक्स एंड डैमेजेस द वॉच। हथौड़ा ही टूट गया, तो हथौड़े का टूटने का मतलब भाई नॉर्मल पोजीशन में तो हथौड़ा रहा ही नहीं। सर अगर ये हथौड़ा नहीं टूटता और उसके ऊपर घड़ी के ऊपर ही मार देते तब भी नॉर्मल पोजीशन में नहीं माना जाता, क्योंकि टेबल की जगह आपने तो घड़ी के ऊपर ही मार दिया। लेकिन टेबल पे हथौड़ा मार देते, उसके कुछ टाइम बाद, सम सेकंड्स बाद अगर ये ब्रेक होती तो इसका मतलब वहां पे फिर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो गया होता। लेकिन यहाँ पे हैमर ही ब्रेक हो गया और घड़ी को नुकसान पहुंचा गया, तो मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो वाइल अनाउंसिंग द कंप्लीशन ऑफ सेल, तो क्या लिखता है लॉ, देखिएगा, हेंस इन द गिवन प्रॉब्लम सेल इज नॉट कंप्लीटेड, मेगा विल नॉट बी लायबल फॉर द लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बढ़िया पॉइंट है बच्चे लोगों। आइए, तो 18-19 दो क्वेश्चन अपने पास में, जिसमें 19 वाला तो मैंने थ्योरी क्वेश्चन लिया है। तो मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 18 नंबर, X contracted to sell his car to Y. They did not discuss the price of the car. X later refused to sell his car to Y on the ground that the agreement was void, uncertainty of price. Indian contract में भी अपन पढ़ते थे बच्चों, क्या Y यहाँ पे कार डिमांड कर सकता है क्या अपनी अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? तो प्राइस डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये अपने को पता है, इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। और इफ द पार्टीज टोटली इग्नोर द क्वेश्चन ऑफ प्राइस इट वुड नॉट बिकम अनसर्टेन और इनवैलिड। इनवैलिड नहीं होता है बच्चों, समझना, अगर इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंट है, एलिमेंट है, समझ में आता है, लेकिन सेल को इग्नोर कर दिया जाए तो इससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो जाता है। इट विल रेदर बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द बायर शैल पे अ रीजनेबल प्राइस, आपको इसका रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, तो ले करके आप कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन की बात आ गई यहाँ तो पूरी। X and Y have entered into contract for sale of car but they did not fix the price. X मना कर देता है इस ग्राउंड के ऊपर, तो Y can legally demand the car from X और X जो है वो उसे रीजनेबल प्राइस रिकवर कर सकता है। बच्चों ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट नेमो डेट कॉट टॉन हैबिट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों यहाँ पे। अब इतना बड़ा क्वेश्चन हालांकि नहीं आता है आजकल, लेकिन नेमो डेट के बारे में अपन ने सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट तो अभी भी पढ़ लिया था, सेल बाय जॉइंट ओनर भी पढ़ लिया। याद आया आपको, किसी भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फ्री कंसेंट नहीं है पार्टी की और आपने उससे गुड्स लिए, फ्रॉड, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा करके, और सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करता, उससे पहले अगर आपने किसी को सेल कर दिया तो न्यू बायर, और उसने गुड फेथ में ले लिया तो न्यू बायर को ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। ये अपना पॉइंट नंबर 3 है। 4 याद आया आपको कि एक सेलर ने गुड्स को सेल किया, सेल करने के बाद भी गुड्स उसी के पोजीशन में और उसने किसी और को सेल कर दिया, पर न्यू बायर ने गुड फेथ में खरीद लिया तो उसको ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के ऊपर आपके पास गुड्स हैं और ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले आपने किसी और को बेच दिया तो खरीदने वाले को ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। अनपेड सेलर, बच्चे लोगों, अनपेड सेलर अगर गुड्स को लॉ ने राइट दिया है कि जब आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट या राइट ऑफ लियन यूज करते हो उसके बाद रीसेल कर सकते हो गुड्स को, और जो बायर होगा उसको ओनरशिप का ट्रांसफर हो ही जाएगा, ओरिजिनल बायर को, सॉरी न्यू बायर को, अपने को ध्यान में रखना है। और कहीं पे ऑफिशियल रिसीवर अगर इंसॉल्वेंट की प्रॉपर्टी बेचता है तो ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स 2/3 बराबर अगर आपने खर्चा कर दिया, पैरिशेबल है तो सेल कर सकते हो, खरीदने वाले को ओनरशिप जाएगा। और प्लेज के केस में जो हमारा पॉनी है, अगर पॉनर ने पैसा नहीं चुकाया तो पॉनी गुड्स को बेचेगा, भले खुद ओनर नहीं और खरीदने वाले को ओनरशिप का ट्रांसफर होगा। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ से पढ़े। तो बच्चे लोगों, ये एक जबरदस्त वाला फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस का रिवीजन हमने लगा लिया है। बहुत सारे सेक्शंस प्रोविजन यहाँ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, तो होप सो कि यूजफुल रहेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखना और सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, और डिटेल अगर सोगा देखना हो, कॉन्ट्रैक्ट टैग देखना हो, तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूं, तो वहां जाकर के आप सारी चीजों को देख सकते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी पार्टनरशिप एक्ट के इसी तरह के क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन के लिए, और डिटेल रिवीजन के लिए आप लोगों को मैं लिंक जो है वो अभी डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख के बढ़िया रिवीजन कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट।